कोरोना काल का अनुभव खट्टा, कभी सिस्टम बिठा दे भट्ठा। बीमारी से पाना है पार, सबको हो इलाज का अधिकार। स्वास्थ्य सबका अधिकार, कितनी आसानी कितना दुश्वार। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राइट टू हेल्थ को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने की मांग कर देश में स्वास्थ्य के अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। राज्य सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है। राइट टू हेल्थ कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा। अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राइट टू हेल्थ को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने का सुझाव भी दिया। कानून बनने के बाद हर नागरिक का इलाज करना और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना कानूनी तौर पर बाध्य हो जाएगा। कोरोना काल में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की ओर सबका ध्यान गया है। महंगे इलाज के अभाव में कई लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे में राइट टू हेल्थ एक उम्मीद की किरण है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 गेस्ट होंगे जिनसे जानेंगे राइट टू हेल्थ क्यों जरूरी है। और चलिए आपको गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा सीनियर न्यूरो सर्जन है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। AK जैन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विवेक S अग्रवाल अध्यक्ष हैं RVHA के। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत जैन साहब आपसे करना चाहता हूं। देखिए, मोटे तौर पर तो संविधान कुछ चीजों को कवर करता है, जो कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली राइट टू हेल्थ है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इनडायरेक्टली उसे एंश्योर करने की दिशा में वो बातें हैं। आप अगर इस पर थोड़ी रोशनी डाल पाएं कि किस तरह राइट टू हेल्थ एक सेपरेट लाइन बनने से बेटर कल की ओर हमें ले जाएगा। संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये वो राइट्स हैं जिनको लेकर कोई भी व्यक्ति अगर वायलेशन होता है तो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। संविधान में राइट टू हेल्थ को या राइट टू हेल्थ केयर को एज ए फंडामेंटल राइट विशेष रूप से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। सिर्फ जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके नीति निर्देशक तत्व के 39, 42 और 47 में कुछ मामलों में हेल्थ केयर के बारे में बात कही गई थी कि न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने की बात थी या वर्कर्स के हेल्थ केयर की बात थी। हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने हमारे जो आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार जो दिया हुआ है उसको विभिन्न तरीके से इंटरप्रेट किया है और उसमें कई बार हेल्थ के कुछ इश्यूज को टच करते हुए उसको फंडामेंटल राइट मानते हुए उसके विषय में आदेश दिए हैं। जैसे बंधुआ मुक्ति मोर्चे के मामले में वर्कर्स की जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी वर्कर्स को हेल्थ को राइट टू लाइफ का पार्ट माना था। शीला बरसे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो इनमेट्स के बच्चे थे, जो जेल में बच्चे रह रहे थे, जो जेल में बच्चे पैदा होते थे 6 साल तक के बच्चे, क्योंकि उनकी माएं जेल में रहती थी, उनके मामले में उनको राइट जीने का अधिकार का फंडामेंटल राइट से वो उनको हेल्थ केयर को फंडामेंटल राइट माना था। स्टेट वर्सेज राम लुभाया के मामले में पंजाब गवर्नमेंट को निर्देश दिए गए थे कि सरकारी अस्पतालों में आवश्यक इलाज करवाया जाए और पब्लिक हेल्थ केयर का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा परमानंद कटारा का एक बड़ा फेमस मामला है जिसके मामले में कहा था कि जैसे ही कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति किसी अस्पताल में जाता है तो इलाज कराना उसका फंडामेंटल राइट है। अस्पताल उसका इलाज कराने से इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि पुलिस रिपोर्ट नहीं है या उसके पास पैसे नहीं है या उसे भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। विंसेंट के मामले में जो मेंटली चैलेंज व्यक्ति है उसके बाद में मेंटल हेल्थ एक्ट में भी संशोधन किया गया। उनके एज का जो राइट टू लाइफ का पार्ट बनते हुए स्टेट पर मानी गई। एक विक्रम का मामला है जिसमें जो बच्चे रहते थे चिल्ड्रंस होम्स में उनके मामलों में लेकर मारा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये राइट टू हेल्थ, इन बच्चों की राइट टू हेल्थ भी इनका राइट टू लाइफ का फंडामेंटल राइट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि उस दिशा की ओर जा रही है, लेकिन उसी दिशा को अब तक नहीं छुआ गया है। निश्चित रूप से
नहीं छुआ गया, बिल्कुल सही बात है। जबकि दुनिया के 28 देशों में राइट टू हेल्थ केयर को रिकॉग्नाइज किया गया, पब्लिक हेल्थ केयर को, क्योंकि कई जगह फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कई जगह रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ब्रिटेन है, स्वीडन है, बेल्जियम है, यूएई है, इस तरह के 28 देश हैं, ब्राजील है, क्यूबा है, जो वो देश है जहां पर रिकॉग्नाइज कर रखा है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और उल्टा हमारे देश में 1.29% ही हेल्थ केयर पर, पब्लिक हेल्थ केयर पर वेस्ट खर्च किया जाता है और हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये मांग जो माननीय अशोक गहलोत ने अभी उठाई, ये अच्छी बात है। इससे पहले भी कई विभिन्न संगठन बार बार इसकी बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको ह्यूमन राइट चार्टर का हिस्सा बनवाया है और ये माना है कि पब्लिक हेल्थ ह्यूमन राइट, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसका अगर आप सम्मान से जीने की बात करते हैं तो सम्मान से जीने में इलाज भी आ जाता है, क्योंकि अब देखिए किसी से मदद मांगनी पड़े तो फिर उसमें पर्सन टू पर्सन जरूरी नहीं है कि वो उसमें सम्मान महसूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हम अगर सम्मान से जीने का अधिकार बोलता है तो फिर वो इलाज भी उसमें कवर होना चाहिए मोटे तौर पर, अगर बाय डेफिनेशन हम उसके चले तो। डॉक्टर नगेंद्र, आपके पास आ रहा हूं। देखिए इरेगुलरिटीज रही हैं, इसीलिए हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स को इंटरवीन कर समय समय पर चीजें बोलना पड़ा। अब अंतर यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, वो कोरोना काल में पूरे देश के सामने आ चुका है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चैलेंजेस तो कई होंगे, लेकिन क्या मेडिकल वर्ल्ड तैयार है राइट टू हेल्थ गारंटी करने के लिए हर एक पर्सन को? देखिए, वर्तमान जो परिस्थितियां अभी पिछले 2 साल से बनी है, उसमें इस बात का बड़ा उजागर हमारे सामने आया कि हिंदुस्तान में आम आदमी अपना इलाज कराने के अभाव में रहा। सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, जैसे भी है, वो मानव जाति को स्वस्थ जीवन देने के लिए कारगर साबित नहीं हो पाए। क्यों? कि हमारे यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे सरकारी स्तर पे है चाहे प्राइवेट स्तर पे है, और न इस पे ऐसा कोई कानून था कि ये कंपल्सरी है गवर्नमेंट की तरफ से या संविधान की तरफ से कि आपको हेल्थ का इंश्योर करना ही पड़ेगा। तो जो कोरोना की लहर खत्म होने के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा है, और आज आपने जो मुद्दा उठाया कि राइट टू हेल्थ इसमें होना चाहिए, मैं इस बात का पुरजोर से समर्थन करता हूं कि जैसे हमने और एजुकेशन के राइट्स को राइट दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पहला काम है स्वस्थ जीवन। यदि हमारा जीवन स्वस्थ नहीं है तो न तो हम कमा कर अपना घर चला सकते, न जीव को पार्जन कर सकते, बल्कि यदि मैं परिवार का मुखिया और मैं बीमार हूँ नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, मैं मेडिकल वर्ल्ड की बात क्यों कर रहा हूँ इंडिया के। हमारे देश में कई ऐसे यंग बच्चे हैं जो डॉक्टर्स की फील्ड में आते हैं लेकिन गांव देहात में जाकर काम करने को तैयार नहीं होते। वो अपना खुद का क्लिनिक खोल या अपना खुद का एक प्राइवेट हॉस्पिटल बनाकर पैसे कमाने के मुंह को नहीं छोड़ पाते। मैं ये कह रहा हूं कि इरेगुलरिटीज कहीं इस तरह का नेचर नहीं लाएगा, क्योंकि राइट टू हेल्थ डायरेक्टली उनकी कमाई पर इफेक्ट डाल सकता है अनटिल एंड अनलेस ऐसे प्रावधान ना हो कि आप कीजिए बाकी हम देख लेंगे। देखिए, आप चिकित्सीय सेवा में आए हैं तो आपका मानव सेवा सबसे प्रथम धर्म है और अर्थ कमाने का धर्म आपका दूसरा हो जाता है। यदि सरकार ये राइट टू हेल्थ कानून लाती है और ये आ जाता है और इसमें ये प्रोविजन किए जाते हैं कि हर डॉक्टर को गांव में चिकित्सा एक निश्चित समय के लिए देनी ही पड़ेगी, तो जो भी बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, कैसी तरह की डिग्री ले रहा है, यदि ये कानून बन जाता है तो उसको गाँव में जाके सर्विस देनी पड़ेगी और देना भी चाहिए। हमारा बेसिक ये उद्देश्य ये नहीं है केवल मानव जीवन के एक रक्षार्थ हम पैसा कमाए और उसकी सेवा के ऊपर ध्यान भी नहीं दे। जैसी इरेगुलरिटीज आपने कही, आप जिस जो मुद्दा उठाया वो सही है। यदि ये राइट टू हेल्थ कानून लाया जाता है तो इस साथ में ये क्लोज भी जोड़ना पड़ेगा कि जो आदमी, जो छात्र एमबीबीएस की डिग्री सरकारी मेडिकल कॉलेज से ले रहा है, उसको निश्चित समय अवधि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवा देना कंपलसरी है, या उसको बॉन्ड भरना पड़ेगा कि यदि वो नहीं देता है तो उसका बॉन्ड भी खारिज कर दिया जाएगा, उसकी जमानत की जो राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। ये तो हमें करना पड़ेगा, इसके बगैर तो ये राइट टू हेल्थ हम कानून तो ले आएंगे। जैसे आप देखें तो आज बहुत सारी योजनाएं हेल्थ के ऊपर केंद्र सरकार, लेकिन देखिए अभी योजनाएं कहां पर आकर देखिए इलाज में रुकावट बन रही है, उस पर मैं ध्यान लाना चाहता हूं। अभी हाल ही में राजस्थान में एक केस आया, एक मासूम बच्चे को
जो कि SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से डिसीज था, से ग्रसित था, उसको 16 करोड़ का एक इंजेक्शन चाहिए था। फिर ऐसा ही एक केस गुजरात में सामने आया, ऐसा ही एक केस हैदराबाद में सामने आया। अब फैमिलीज 16 करोड़, मतलब अपने लाइफ टाइम में हम इतना कमा लें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है वो एक टाइम में 16 करोड़ का इंजेक्शन कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। यहां पर ऐसे केसेस में राइट टू हेल्थ इंटरजेक्ट करेगा और उस बच्चे को उसका अधिकार मुहैया कराएगा। लेकिन डॉक्टर विवेक एस अग्रवाल, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, समय समय पर इररेगुलरिटीज आई हैं, कुछ बार पेशेंट्स की तरफ से भी, लेकिन कई बार हॉस्पिटल्स की तरफ से भी। आपने इस तरह के कई केसेस को डील किया होगा। मैं एक पहले तो अभी जो विषय चल रहा है उस पर थोड़ा सा अपना मत रखना चाहूंगा जी। जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और मेरे पूर्ववर्ती जो वक्ता हैं डॉक्टर नगेंद्र जी, उन्होंने एक मत रखा कि ये एक बॉन्ड बनना चाहिए एक डॉक्टर्स के लिए जो ये मेडिकल एजुकेशन के अंदर आते हैं, उनके लिए ये बंधन होना चाहिए कि वो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं दें। तो इसमें मेरा यही कहना है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, वर्षों वर्ष से ये बात चलती आ रही है कि चिकित्सकों को गांव में सेवा देनी चाहिए। जो चिकित्सा की शिक्षा लेने के लिए आता है उसमें आप सभी ये एग्री करेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन जो आता है वो MBBS के लिए पढ़ने के लिए आता है, वो बहुत बड़े एक एग्जाम को क्वालिफाई करके वहां पे आता है, उसके बाद वो वहां पे चिकित्सक बनता है। सिर्फ उसको ये कह देना कि वो पैसे कमाने के उद्देश्य से गांव में नहीं जाता है, तो ये एक सिर्फ अपना एक ट्यूबुलर विजन को रखना है। इसमें आपको हॉलिस्टिकली ये देखना पड़ेगा कि चिकित्सक क्यों नहीं जाता है, क्या जो सरकारी सेवाओं के लिए वहां पे परिसर बने हुए हैं, जिस तरीके से एक बिल्कुल न्यूनतम प्रशासनिक व्यक्ति के लिए वहां पे ईयरमार्क्ड हाउसेस होते हैं, उसके लिए जिस प्रकार की सुविधाएं होती हैं, क्या एक चिकित्सक वो डिजर्व नहीं करता है कि उसके लिए वैसी सेवा हो? तो अगर हम राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं तो राइट टू हेल्थ की बात करने के लिए सबसे पहले जो निवेश करना होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो सर्विस डिलीवरी में लगे हुए हैं, हम उनसे अपेक्षा तो करते हैं कि वो 24/7 अपनी स्माइल के साथ सबकी सेवा करता रहे। लेकिन जब उसको देने की बारी जब आती है तब हम सब हमारे हाथों को बांध लेते हैं कि इसके लिए तो हमें दूसरे जो सेवाएं हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं हो, चाहे वो पुलिस सेवाएं हो, चाहे तहसील सेवाएं हो, राजस्व सेवाएं हो, वो प्राथमिकता पे आते हैं और चिकित्सक उसमें सबसे नीचे की सेवा में आ जाता है। तो राइट टू हेल्थ बहुत अच्छा विचार है राजस्थान सरकार का कि उन्होंने इस बारे में चर्चा करनी प्रारंभ की, क्योंकि राइट टू हेल्थ तो होना ही चाहिए, उसके लिए कार्य भी किया जाना चाहिए। कमाई के मॉडल को कैसे सीमित करेंगे? वो चेहरे जो कि चिकित्सा व्यवस्था को कमाई का मॉडल बनाकर रखें। देखिए, एक्सीडेंट के केस में ही अगर कोई हॉस्पिटल मना कर देता है तो आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उस वक्त तो सांप निकल गया, आप लाठी पीट रहे हैं। सेक्टर और आपको पब्लिक सेक्टर को चेंज करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी अगेन आपको ये थोड़ा सा एक नीतिगत रूप से ये बात करनी पड़ेगी कि जब अधिकांश जो प्राइवेट हॉस्पिटल तथाकथित बड़े हॉस्पिटल जो बन रहे हैं, जो कारपोरेट वर्ल्ड के बन रहे हैं या बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, विज़ जो कि अपने 1-2 चिकित्सकों के साथ जो प्राइवेट चिकित्सा दे रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। जो तथाकथित बड़े चिकित्सालय हैं वो सरकारी भूमि पे बने हुए हैं, रियायती दर की भूमि पे बने हुए हैं, उनके एलोकेशन में लिखा हुआ है कि वो गरीबों को सेवाएं देंगे, 10% बेड देंगे, 25% आउटडोर देंगे। कोरोना काल के अंदर मुंबई के अंदर, कोरोना काल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से घर घर पे सेवाएं हुई और जिस तरीके से जो ये तथाकथित निजी अस्पताल जो फॉर प्रॉफिट चल रहे हैं उनपे एक अंकुश लग के आम जन के लिए सेवाएं उपलब्ध कराई गई, वो एक रोल मॉडल है। दिल्ली के अंदर ये हुआ कि जितने भी अस्पताल हैं उनको ये बाध्य किया गया कि आपके अलॉटमेंट में ये लिखा हुआ है कि 10% बेड और 25% आउटडोर गरीब व्यक्ति को मुहैया कराने चाहिए। राजस्थान में हमने इस बारे में राजस्थान वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ने हमने अनेक बार सभी सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया। हमने कहा कि हॉस्पिटल बेड के लिए स्वास्थ्य मित्र योजना होनी चाहिए जिसमें कि उनका एक डेटाबेस हो
कि किसमें कितने बेड हैं, और वो फ्री बेड का लोकेशन सेंट्रलाइज हो, ना कि वहां पे हॉस्पिटल का एक जो इंटरनल पीआरओ है वो अपनी विम्स एंड फ्रांसिस से तथाकथित जो लोग होते हैं जो गरीब नहीं होते वास्तविक रूप में, जिन्हें आवश्यकता नहीं होती। लेकिन देखिए, मैं अपनी निजी राय रख रहा हूँ, अब तक मेरा पत्रकारिता का जितना भी अनुभव रहा है, मैंने एक चीज महसूस की है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम या तो ऐन मौके पर आकर निर्णय लेते हैं, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से, या गवर्नमेंट के डिसीजंस को देखूं, और या फिर हम मौका निकल जाने के बाद एकाएक डिसीजंस लेकर उसे लागू करने लगते हैं। लेकिन जब कानून बनेगा, जैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, देखिए अगर कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंगल हो और उस पर कानून लाना हो तो वो तो ताबड़तोड़ लाया जा सकता है, क्योंकि उसमें आपकी मंशा है कि वो उसको हमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड कानून के रूप में लाना है। लेकिन इस तरह के जब कानून आते हैं तो उसमें फिर आप आराम से समय लेकर उसके प्रोज एंड कॉन्स और किस तरह के हालात आ सकते हैं, तमाम हाइपोथेटिकल सिचुएशन सिनेरियोज को भी आप इमेजिन कर लेते हैं और उसके बाद कानून बनाते हैं। मैं ऐसी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन पर बात कर रहा हूं, क्या ये राइट टाइम है जब इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का टोटा है, कोई क्लियर एक लाइन नहीं है जिस पर समूची चिकित्सा व्यवस्था चल रही हो? ऐसे में मान लीजिए कि अगर किसी का इलाज नहीं हो पाया तो वो तो कोर्ट के रास्ते में जाएगा और फिर कोर्ट में केसेस की बाढ़ भी आएगी। मेरे पूछने का मतलब यह है कि होना तो चाहिए, पर क्या लाने के लिए ये राइट टाइम है? देखिए, ये कोई अचानक पहली बार ये बात नहीं उठी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके विषय में डायरेक्शंस देते रहे हैं, डिफरेंट एनजीओ जिस विषय में मांग करते रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के तो एक के बाद एक निर्णय है, और एक काफी बड़े सेक्टर को, चाइल्ड बच्चों के लिए, वर्कर्स के लिए, एक्सीडेंट केसेज को लेकर, इनमेट्स के लिए, सरकारी अस्पतालों में लेकर, और पब्लिक हेल्थ केयर को इनडायरेक्टली राइट टू हेल्थ का पार्ट बनाया जा चुका है। अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम फ्री वैक्सीनेशन नहीं देंगे, हम कॉस्ट लगाए देंगे, राज्य सरकार अपनी अपनी कॉस्ट तय करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, और यही राइट टू हेल्थ का एक्सटेंशन हम इसे मान सकते हैं जब ये कहा कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान के हर आदमी को फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कराएं, दिस इज द पार्ट ऑफ हेल्थ केयर, और अल्टीमेटली सरकार को करना पड़ा। तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना, रिसोर्सेज नहीं होना, ये एक बहाना है। 1.29% को 5% करने में आपको कितना समय लगेगा? जब राइट टू एजुकेशन के बारे में बात आ रही थी तब भी यही कहा जा रहा था कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे कहां पर, बच्चों को स्कूल्स में कैसे एडमिशन देंगे, और अल्टीमेटली हुआ आरटी, राइट टू एजुकेशन। जैसे मान लीजिए कि चूरू का एक गांव है दुधवा खारा, अब वहां पर कोई सरकारी अस्पताल सीएचसी या पीएचसी में चला गया, मान लीजिए वो वहां पर चला गया, और हो सकता है कि डॉक्टर पेरेंट को बोल दें या उसके साथ जो मौजूद लोग हैं उसको ये बोल दें कि भैया इसको तो अगर गुरुग्राम के उस नामी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए तो ही बेहतर है, लेकिन हमारे पास अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, तो फिर चाहिए कि आप उस मरीज को एयरलिफ्ट कराकर वहां तक ले जाएं। अब इन सारी कमी के आधार पर कि भाई हमें हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया या हम उसको वहां नहीं पहुंचा पाए, और ऐसे में एक केस कर दिया गया, तो फिर मरीज उस पर कंपनसेशन मांगेंगे या फिर मरीज के परिवार वाले उस पर कंपनसेशन मांगेंगे। मतलब ये सिस्टम तो सबको कवर करेगा ना। देखिए सर, यही है, मैंने आपको उदाहरण इसीलिए उदाहरण आरटी की दिया है हमने। आरटीए में जिस तरह के राइट टू एजुकेशन में जिस तरह के प्राइवेट, ज्यादा सफेद साबुदाना से